Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now as you know students, this is your social science class, okay? And today we will read class 6 social science, geography, the earth, our habitat, and students chapter number 6 today we will read, all right? And the chapter number 6 is major landforms of the earth, and this is video 1, all right? So now start. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. Okay, so students, here we will read about major landforms of the earth. All right, you must have seen, आपने देखा होगा, some of the landform features as shown in the figure 6.1. Okay, 6.1 फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए. तो 6.1 फिगर में आपने देखा कुछ लैंडफॉर्म्स को, कुछ स्थल रूपों को आप देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ स्थल फॉर्म्स दिख रहे हैं, देखिए, माउंटेन, प्लेट्यू, ऑल राइट, लेक. तो ये सभी क्या है, स्थल फॉर्म है. ऑल राइट, तो आपने फिगर 6.1 चित्र 6.1 में दिखाए गए कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा. ऑल राइट, यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. आपने ध्यान दिया होगा, आप देखेंगे कि जो पृथ्वी की सतह है ये सभी जगह एक समान नहीं होती. ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू हैं, माउंटेन रेंज आप देख सकते हैं, बैसिन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो सरफेस है, पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं, वे सभी जगह एक समान नहीं होते. ओके, द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. पृथ्वी पर इन्फिनिट अनगिनत, ओके, अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं. ठीक है, क्या है, लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स मीन्स स्थल रूप. पृथ्वी में इन्फिनिट अनगिनत प्रकार के क्या हैं, स्थल रूप हैं. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर मे बी रस्ट एंड सम फ्लैट. ओके, सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर मीन्स स्थल मंडल या भूमंडल. भूमंडल के कुछ भाग मे बी रस्ड, ओके, मे बी ऊंचे नीचे हो सकते हैं, एंड सम फ्लैट. फ्लैट मीन्स समतल, या फिर कुछ समतल होते हैं. ठीक है, तो हम फिर से देखेंगे. आपने कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जैसा कि फिगर 6.1 में दिखाया गया है. आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो सतह है वे सभी जगह एक समान नहीं होती. ओके, और अर्थ में, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप होते हैं. स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ भाग समतल होते हैं. ओके, these landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first, or the internal process, leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. Okay, these landforms are a result of two processes. तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये जो स्थल रूप हैं, ये टू प्रोसेसेस के द्वारा, दो प्रक्रियाओं के द्वारा परिणाम स्वरूप बनते हैं. जो स्थल रूप हैं इनमें दो प्रकार की क्या होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है. यू विल बी अमेज्ड टू नो, आप यह जानकर हैरान होंगे, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग, कि जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं, जिस मैदान पर आप खड़े हैं, उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, गति हो रही है, वे स्लोली मूविंग कर रहे हैं. ओके, within the earth a continuous movement is taking place. Okay, पृथ्वी के अंदर, within the earth, पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती है, मूवमेंट होता है. The first, or the internal process, leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. अब जो पहली आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है, हम कह सकते हैं जो प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर
पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। कहीं पर तो क्या होती है, अपलिफ्टमेंट होती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह उठ जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है, और कहीं पर सिंक हो जाती है, सिंकिंग हो जाती है। तो ये दो प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी में कई प्रकार की क्या होते हैं, स्थल रूप बन जाते हैं। ओके, तो एक बार फिर से सुनिए इस पैराग्राफ को स्टूडेंट्स। ये जो स्थल रूप हैं ये दो प्रकार की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ओके, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं, जिस ग्राउंड पर आप खड़े रहते हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है जिसको हम फील नहीं कर पाते। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस हो जाती है, कहीं अपलिफ्टमेंट होता है और कहीं क्या होता है, सिंकिंग होती है। ऑलराइट, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ओके, सो लेट्स रीड। A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. Name some mountains with a height of more than 8,000 meter. Okay, do you know? क्या आप जानते हैं? A hill is a land surface. ओके, पहाड़ी जो होती है वह स्थलीय भाग है। ओके, अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है, वह लैंड की सरफेस होती है पहाड़ी, दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जो कि सराउंडिंग एरिया की आसपास की भूमि से काफ़ी हाइट में होती, काफ़ी हायर होती है। ठीक है, अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस, एक पहाड़ी पृथ्वी की सतह का वह भाग है जो आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी ऊंचा होता है। ओके, Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. Okay, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और स्टीप खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। नेम सम माउंटेन्स विद हाइट ऑफ मोर देन 8,000 मीटर। अब स्टूडेंट्स 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। ओके, आप सोचिए, सर्च करिए 8,000 से मीटर से ऊंचे पर्वतों के नाम एंड देन मैसेंजर में हमें आप इसका आंसर दीजिए। ओके, एंड देन आई विल टेल यू। नाउ द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस is the continuous, okay, is the continuous wearing down and rebuilding of the land. Okay, rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. Okay, so the second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. अब जो दूसरी और एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, एक तो हमने इंटरनल प्रोसेस पढ़ी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, दो प्रोसेस के द्वारा ही पृथ्वी में गति होती है ना, तो इंटरनल हमने अभी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस यानी बाह्य प्रक्रिया या दूसरी जो प्रक्रिया होती है इज़ द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। ओके, तो यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। लैंड सरफेस की रिबिल्डिंग की प्रक्रिया और वेयरिंग डाउन की और टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। ऑलराइट, एंड
the wearing away of the earth surface. Okay, the wearing away of the earth surface is called erosion. और जो wearing away means जो पृथ्वी की सतह जो टूट जाती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह जब टूट कर घिस जाती है या टूट जाती है उसको इरोजन कहा जाता है, मीन्स उसे अपर्दन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह का टूटना अपर्दन कहलाता है। द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रिबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। ओके, और जो अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा फिर से निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है डिपोजिशन के द्वारा। इरोजन मीन्स पृथ्वी की सतह का टूटना, और जब वह टूट जाती है फिर दूसरी जगह वह जब बनती है, दोबारा से जो बनती है उसे डिपोजिशन कहते हैं। और डिपोजिशन कैसे होता है? अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण फिर से होता है, वही क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है। मीन्स आप सिंपल वर्ड्स में, इरोजन मीन्स पृथ्वी की सतह का टूटना और फिर उसी सतह को दोबारा से रिबिल्ट होके उस सतह का फिर से निर्माण डिपोजिशन कहलाता है। ऑलराइट, these two processes are carried out by running water, ice and wind. Okay, अब ये जो दोनों processes हैं, कौन सी? डिपोजिशन की और इरोजन की, are carried out, ये किससे बनती हैं? एक तो रनिंग वाटर से, बहते हुए जल से, दूसरा आइस से बनती है, बर्फ से, एंड विंड मीन्स वायु से, ठीक है। तो ये जो दो प्रक्रियाएं हैं अपर्दन और निक्षेपण की, ये प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ओके, ब्रॉडली हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, एलिवेशन मीन्स उनकी ऊंचाई, एंड स्लोप मीन्स उसके ढाल के आधार पर, ठीक है। फिर से सुनिए, हम विभिन्न लैंडफॉर्म्स को, हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और उनकी ढाल के आधार पर माउंटेन्स पर्वत, प्लेट्यूज पठार और प्लेन्स मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस चीज़ पर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया आपको? तो फिर से सुनिए इस पूरे पैराग्राफ को। जो दूसरी और बाह्य प्रक्रिया थी वह स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। ओके, अब ये जो टूटने की प्रक्रिया होती है, तो जब पृथ्वी की सतह टूटती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह का टूटना अपर्दन कहलाता है, और अपर्दन की क्रिया के बाद, ठीक है, जो सतह नीची हो जाती है और फिर से इसका निर्माण होता है, वह निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? डिपोजिशन होती है। इरोजन मीन्स पृथ्वी की सतह का टूटना और फिर इस निचली सतह का फिर से बन जाना डिपोजिशन कहलाता है, या निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा ही फिर से वह सतह बनती है। दीज टू प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाई रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये जो अपर्दन और निक्षेपण है, इरोजन और डिपोजिशन है, ये मुख्यतया तीन प्रकार से बनता है, तीन कारणों के द्वारा होता है। एक तो बहता हुआ जल, ठीक है, रनिंग वाटर, दूसरा वायु और तीसरा बर्फ के द्वारा। ओके, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ओके, और स्टूडेंट्स हम विभिन्न लैंडफॉर्म्स को उनकी ऊंचाई के आधार पर और उसके स्लोप के आधार पर, उसके ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑलराइट, okay, now next topic, mountains. Mountains means parvat. A mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. Okay, now we will read about mountains. आप सभी को मालूम होगा mountains क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। With definition, a mountain is any natural elevation of the earth surface. ठीक है, पर्वत जो होते हैं पृथ्वी की सतह की एक नेचुरल एलिवेशन है, प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है, पर्वत क्या है? पृथ्वी की सतह का, अर्थ की सरफेस का एक प्राकृतिक ऊंचाई होती है। ओके, द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। और पर्वत का शिखर, ओके,
पर्वत का जो शिखर होता है, जो समिट होता है, वह छोटा होता है। एंड अ ब्रॉड बेस, और जो आधार होता है वह काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा जो पर्वत की पीक होती है, जो शिखर होती है, चोटी जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन उसका आधार जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। ओके, इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है, इसीलिए तो उसे माउंटेन कहते हैं। ओके, सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ पहाड़ या कुछ पर्वत तो बादलों से भी क्या होते हैं, क्लाउड से भी हायर होते हैं, बादलों से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे, आप ऊंचाई पर जाएंगे, तो जलवायु जो है वे ठंडी होती चली जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, पर्वत जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, वे पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है, पृथ्वी की सतह की क्या है, वे प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा होता है तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप हाइट पर चलते जाएंगे, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु भी ठंडी होती चली जाती है। ओके, in some mountains there are permanently frozen rivers of ice. They are called glacier. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. Okay, because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. Okay, in some mountains, कुछ पर्वतों पर there are permanently frozen rivers of ice. कुछ पर्वतों में, कुछ पहाड़ों पर हमेशा, permanently means हमेशा, frozen river of the ice, हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। ओके, एंड उसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है, यानी हिमानी या हिम नदी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर, उन्हें हिमानी या हिम नदी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कुछ पर्वतों में, कुछ माउंटेन में हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिसे हिमानी या हिम नदी कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। देयर आर सम माउंटेन्स, कुछ ऐसे पर्वत भी होते हैं, यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। ओके, जिन्हें आप नहीं देख सकते क्योंकि वे समुद्र के भीतर होते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेंचिंग है स्टूडेंट्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते क्योंकि वे समुद्र के अंदर होते हैं, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। ओके, हार्श मीन्स कठोर, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। कठोर जलवायु के कारण लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। ओके, कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। माउंटेन एरियाज में बहुत कम लोगों का निवास होता है। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ओके, एंड सिंस द स्लोप्स, ओके, और जो वहाँ का धरातल होता है वो खड़ी ढाल वाला होता है। वहाँ का धरातल कैसा होता है, खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की वहाँ पर कमी होती है। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं होती, बहुत ही कठोर जलवायु वहाँ पर होती है। और वहाँ के जो स्लोप्स होते हैं, वहाँ की जो ढलान होती है, वहाँ की जो धरातल होती है, वहाँ खेत भी आपने देखे होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना, टेरेस फील्ड होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हर जगह पर क्या होती, ढलान होती, तो वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, जिससे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, घर बनाने में दिक्कत होती है, बड़े बड़े खेतों को बनाने में दिक्कत होती है। ओके, और उनको वहाँ पर ट्रैवल करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से वहाँ का धरातल क्या होता है, खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की वहाँ पर कमी होती है। ठीक है,
तो इसलिए कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में लोग हैबिटेशन कम करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स? हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ द आइस। ओके, ऑफ द आइस, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। ओके, एंड कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में लोग बहुत कम निवास करते हैं, कम लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। ओके, कंपैरिजन देन फील्ड एरिया, मैदानी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास क्या होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में कठोर जलवायु एक तो बहुत मुख्य कारण है, दूसरा कारण है कि जो वहाँ की धरातल होती है, पृथ्वी का जो धरातल है वो खड़ी ढाल वाला होता है, जिस कारण से वहाँ पर फर्टाइल लैंड, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर। टुमारो आई विल बी बैक विथ अनदर टॉपिक। सो टिल देन स्टूडेंट्स, रिवाइज योर वर्क एंड स्टे सेफ. Thank you so much. Have a nice day.